हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज़ विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8th लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8th और मैं 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनको आप सीक्वेंस वाइज देखें और उनकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जिससे कि आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो हमारे पास आज है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। ठीक है, तो देखो पावर होती क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं पावर इक्वल टू कितना काम हो गया कितने से समय में, एक तो आप ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कितनी एनर्जी फूक गई कितने से समय में। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप बोल सकते हो पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इक्वल टू ई अपॉन टी। तो इन दोनों चीज़ों में से आप याद रखना, इन दोनों का यूज़ है जब इसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ेंगे तो ये, और जब हम एक फॉर्मूला निकालेंगे पावर का, ये न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को आगे यूज़ करके इसमें बताता हूँ आप और कौन सा फॉर्मूला इधर से निकाल सकते हो। तो मैंने बोला कि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो आप इधर से ये भी बोल सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ये बोल सकता हूँ वर्क होता है इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। ओके, ठीक है। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने इधर से एक चीज़ पढ़ी थी, मैं इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्या आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल टू होता है W यानी कि काम अपॉन Q चार्ज। बताओ आपने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यानी कि मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कितने चार्ज पे आपको वर्क कराना पड़ रहा है, यानी कि एक वर्क कराने के लिए कितना कूलम चार्ज फूक रहा है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो अगर इधर से मैं W की डेफिनेशन निकालूँ तो W क्या होगा, V इंटू Q। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, W की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ V मल्टीप्लाई Q। तो मैं लिख रहा हूँ V इंटू Q इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, आप मुझे बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं। ओके, अब ये धीरे धीरे बनती आएंगी इक्वेशन। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप मुझे एक चीज़ और बताओ, क्या आपने ये जो Q है, ये Q क्या है, तो आप बोलोगे Q होता है चार्ज। ठीक है, तो ये आप इसको दोबारा लिख रहे हो तो VQ इक्वल टू PT। ठीक है, VQ इक्वल टू PT। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपने ये पढ़ा था करंट, जिसको हम एम्पेयर नापते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल पहले ही, जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। ठीक है, कितने समय में कितना चार्ज चल गया उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से Q को मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू, इस T को यहाँ भेज दो, I मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैं Q की जगह लिख रहा हूँ I मल्टीप्लाई T, और ये इक्वल में P इंटू T। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप T से T को काट सकते हो, T से T को काट सकते हो। तो एक फॉर्मूला आपके पास बना पावर इक्वल टू V अपॉन V इक्वल V मल्टीप्लाई I। ठीक है, एक तो आपके पास ये बना V मल्टीप्लाई I। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, वाट भी बोलते हैं बहुत से लोग इसे। और ये रखी गई है आपका जेम्स वॉट, जेम्स स्कॉटिश साइंटिस्ट है ये, जेम्स वॉट। ठीक है, इनके नाम के ऊपर ये यूनिट रखी गई है, और जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, W से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने बोला पावर इक्वल टू हो गया V मल्टीप्लाई I, यानी कि कभी आपको वोल्टेज दे दे और आपको करंट दे दे तो आप पावर निकाल सकते हो। ओके, इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू किसके होता है, रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अपॉन I के। ये हमें पता है भाई, ये हमने याद कर रखा था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। तो मैं इधर से कह रहा हूँ, अगर आप V को
अगर आप V को निकालना चाहो तो V क्या होगा, रेजिस्टेंस इंटू आई, ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P इक्वल टू वी की जगह रख रहा हूँ रेजिस्टेंस अपॉन इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर वी की जगह पे आप रखोगे क्या रखना है, आर इंटू आई, तो आई इंटू आर इंटू आई, तो ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। एक आपके पास ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। एक चीज़ और है, ये हमें इतने याद करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके, अब आप और क्या कर सकते हो, अब इसी में आप बोल सकते हो कि इसी में अगर मैं आई को ना डाल के, वी को ना डाल के आई की वैल्यू पुट करता, तो देखो आप मुझे एक बात बताओ, v इक्वल टू आर इंटू आई है और i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा, देखो i इधर जाएगा, r इसके नीचे आएगा, v अपॉन आर, ठीक है, i इक्वल टू क्या है, v अपॉन आर। तो इसी वाले इक्वेशन में अगर आप i की वैल्यू डाल दोगे तो p इक्वल टू आई अपॉन आर, यानी कि v तो है ही, i की वैल्यू डालो v अपॉन आर, तो p इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आपके पास ये बने, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखा होगा, वोल्टेज दे रखा होगा तो आप ये यूज़ करोगे, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो ये यूज़ करोगे, और वोल्टेज और करंट दे रखा होगा तो ये यूज़ करोगे। तो ये 3-4 चीज़ें आपके पास जो आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी और ये 3 चीज़ें हमारे पास निकल के आई। क्या 3 चीज़ें, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ तो आप ध्यान से देख लो। यानी कि आपके पास पावर इक्वल टू होगी V मल्टीप्लाई आई, ठीक है, पावर इक्वल टू आपके पास हो सकती है आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और पावर इक्वल टू हो सकती है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका हम यूज़ करेंगे आगे चल के, इसका हम यूज़ फॉर्मूले में करेंगे आगे चल के। ओके, तो देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब अगर आपसे कोई बोले कि 1 वाट को आप डिफाइन करके बताओ कि 1 वाट होता क्या है, तो हमें बोलना है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज 1 वाट, ठीक है। यानी कि अगर आप मुझे एक बात बताओ, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो यानी कि एक वाट मुझे निकालना है, इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 वर्क कराया आपने। 1 वर्क का मतलब वर्क की यूनिट आपको पता है, एनर्जी की यूनिट आपको पता है, जूल होती है। तो 1 जूल आपने काम करा लिया, कितने, 1 सेकंड में, और अगर आप इसे कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉट। तो मैं बोल सकता हूँ पावर इक्वल टू क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड की पावर -1, ये भी बोल सकता हूँ क्योंकि सेकंड नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 वॉट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1 वॉट आ जाएगा, जो कि जूल सेकंड की पावर -1, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। और इसकी कुछ और यूनिट आपको पता होनी चाहिए। किलोवाट को हम क्या बोलेंगे, 1000 वाट होता है, यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट, 746 वाट। यही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप ये भी बोल सकते हो 1 मेगावाट में आपके 10 टू द पावर 3 किलोवाट होते हैं, ठीक है, किलोवाट होते हैं। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यानी कि ये 3 जीरो होते हैं, तो फिर अगर आप इसको वॉट में लेके आओगे तो 3 और 3 जीरो जब हो जाएंगे तो ये 6 जीरो बन जाएंगे। इसका मतलब ये 10 टू द पावर 6 वॉट हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूले में आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको कभी कभी इसका यूज़ करना पड़ जा सकता है। ओके, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपसे यूनिट ऑफ एनर्जी अगर मैं पूछूँ, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है एसआई यूनिट इसकी कितनी क्या होती है, जूल। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, जूल। इसकी एक कमर्शियल यूनिट होती है। कमर्शियल मतलब जहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़ रहा है एनर्जी का, तो वहाँ एनर्जी किलोवाट आवर में नापी जाती है, किलोवाट आवर में नापी जाती है। जनरली डोमेस्टिक जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उस पर अगर आप बिल में देखोगे तो किलोवाट एनर्जी जितनी आपने यूज़ की है, किलोवाट आवर एनर्जी जितनी यूज़ की है उतनी कॉस्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल बनाया जाता है यूनिट की, ठीक है, जो अप्रोक्स 7 से 8 रुपये यूनिट होती है। और एसआई यूनिट नॉर्मल जूल ही होती है। अब इनके बीच में अगर मैं रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहूँ, यानी कि रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल, तो आप मुझे एक बात बताओ, किलोवाट आवर है क्या, तो आप बोलोगे 1 किलोवाट आवर, ठीक है।
और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर मैं जूल में से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर वॉट लूँगा, ठीक है, और आर की जगह मैं सेकेंड लूँगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 किलोवाट आर है क्या? तो आप बोलोगे 1 किलोवाट होते हैं 1000, कितने होते हैं? 1000 वाट, ठीक है। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 वाट। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, तो आप बोलोगे एक आर में 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये आपको पता होना चाहिए। कितने? 60 इंटू 60, तो ये कितने होते हैं? 60 इंटू 60, ये सेकेंड्स हो गए। 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। अब आपके पास क्या है? ये क्या है? एक ये 3 0 है और 60 इंटू 60 3600 ये बन जाएगा। और अगर आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसे लिख सकता हूँ मैं? 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? ये जूल्स में आने वाली है, जूल्स में आने वाली है, ओके। तो अगर मैं इसे और देखूं तो ये 1 2 3 4 5 मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है कि आप यहाँ एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल छोड़ो, बाकी आप पावर चढ़ा लो। ये 5 थे, मैंने इधर एक और पॉइंट लगा के इसे 6 बना दिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे 1 किलोवाट आर में, 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स होते हैं, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे चलो 1 किलोवाट आर बताओ, 1 किलोवाट आर क्या होते हैं, इसको डिफाइन करो लैंग्वेज में, ठीक है, न्यूमेरिकली नहीं, इसको आप लैंग्वेज में डिफाइन करो। तो आप इधर लिख सकते हो व्हेन 1 किलोवाट आर कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1000 वॉट, आपको पता है किलोवाट मतलब 1000 वॉट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज यूज्ड फॉर 1 आवर। जब एक आप 1000 वॉट की एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर लोगे 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, या फिर 3600 सेकेंड्स के लिए, तो इसका मतलब आप बोल दोगे कि मेरी 1 किलोवाट आवर एनर्जी फूक गई, ठीक है। आप ये बोलना पड़ेगा आपको। अब आगे आपके पास क्या है? फॉर अ हीटर रेटेड, देखो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपके पास एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको आना ही आना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो देखो आपसे ये पूछा है कि आपके पास एक हीटर है जो कि क्या पावर क्या है उसकी पावर है आपके पास 4000 वॉट, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, जिसमें आपको V दे रखा है कितना? V दे रखा है आपको 200 वॉट, और आपको निकालना क्या है? I। क्या निकालना है आपको? I। अब देखो यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हो। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था तो जब आपको V और I दे रखा होगा तो आप क्या बोलोगे? P इक्वल टू V इंटू आई। चेंज करना पड़ेगा अब हमें कि पार के हमारे पास 3 चीज़ें हैं, उसमें से मैं क्या लूँ? मेरे काम की चीज़ क्या है? इधर मेरे को दे रखा है इधर करंट, मेरे को दे रखा है इधर करंट, मेरे से पूछा है करंट, और मेरे को क्या दे रखा है? V दे रखा है और पार दे रखी है। तो मेरे को क्या पता है? फॉर्मूला मुझे पता है कि P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I होता है, ठीक है। तो मैं P की जगह क्या लिख दूँ? 4000, V की जगह मैं क्या लिख दूँ? 200, मल्टीप्लाई में I है। अब ये I अपने आप निकल के आ जाएगा, I इक्वल टू, अब ये 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4000 अपॉन 200, ये कट जाएगा, कट के ये आ जाएगा 20। तो 20 I क्या है? करंट की यूनिट मैंने ऐसा ही क्या बताई थी? एम्पेयर, ठीक है, यानी कि 20 एम्पेयर का करंट निकलेगा इसमें से, ठीक है। अब आपसे दूसरी चीज़ क्या पूछी है? अब आपसे दूसरी चीज़ पूछी है रेजिस्टेंस। आपसे क्या पूछा है? रेजिस्टेंस। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से रेजिस्टेंस भी निकल सकता है बड़े आराम से। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको नहीं भूलना। रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू R, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I, ये पता होनी चाहिए आपको। R इक्वल टू V अपॉन I। तो V आपके पास कितना है बताना ज़रा? V आपके पास 200 है, I आपने कितना निकाल लिया? 20। भाई कट कर लेना, अगर आप इसे काटोगे तो आपके पास 10। अब मुझे यूनिट बताओ, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ओमेगा, ठीक है, यानी कि 10 ओमेगा ओम, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा 4 आवर में? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर, मुझे बताओ एनर्जी कितनी कंज्यूम कर लेगा ये 4 आवर में। तो आपको क्या बताया था मैंने कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है,
एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। एनर्जी किसके फॉर्मूले में? पावर के फॉर्मूले में। पावर इक्वल टू E अपॉन टी। ठीक है, ये आपके चॉइस होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो देखो पावर आपको कितनी दे रखी है, आप मुझे एक बात बताओ, पावर की जगह पे अगर आप पावर लगाओगे, पावर आपको कितनी दे रखी है? 4000 वाट। सही है। एनर्जी क्या है आपके पास? भाई नहीं पता, निकालनी है, ई लिख दो। टाइम आपके पास क्या है? 4 घंटे। टाइम आपके पास क्या है? 4 घंटे, 4 आवर। ठीक है, तो अब आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि ये आपके पास 4000 है, ई आपको निकालना है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई, या तो आप एक काम करो, इसको 4000 मत करो, आप इसको 4 ही रहने दो, 4 किलोवाट रहने दो, तो किलोवाट आवर में आपका आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी इक्वल टू, आप इसमें गुणा करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके कितना आ जाएगा? 4 × 4 इक्वल टू 16 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हो गया आपके पास, इतने आपकी एनर्जी फूकेगी। उसके बाद द कॉस्ट, आपको कॉस्ट बतानी है। ठीक है, कॉस्ट बतानी है कि एक यूनिट की कॉस्ट, 5 रुपये है, तो आपने कितनी एनर्जी फूकी है? 16 किलोवाट आवर आपने एनर्जी फूकी है, तो आपको 16 × 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 16 × 5 करना पड़ेगा, जो कि आएगा 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके पास, ये आपके पास न्यूमेरिकल्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट पावर आपसे पूछी है, अगर आपसे इक्विवेलेंट पावर पूछी है एक सर्किट में अगर ये सीरीज में लगे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, बस आपको जानना है यहाँ से और कुछ भी नहीं है। अगर आ गया इस तरीके का क्वेश्चन, तो पावर कितनी होगी? पावर क्या होगी? पावर आपके पास होगी इक्विवेलेंट पावर जो पूरे सर्किट की होगी 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 सो ऑन। ठीक है, ये होगी सीरीज में। और अगर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट पावर होगी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 सो ऑन। तो आपके पास ये है पैरेलल के लिए और 1/ वाला ही आपके पास सीरीज के लिए। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है, तो ये सीरीज में है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और अगर ये पैरेलल लगे हैं, पैरेलल में आपको मैंने बताया था कि पैरेलल का मतलब क्या है। अगर ये पैरेलल लगे हैं, अगर ये पैरेलल लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ कुछ पावर आएगी, यहाँ कुछ पावर आएगी, उन दोनों पावर को आप जोड़ दो, पूरे सर्किट की पावर आ जाएगी। ठीक है, जितने भी लगे हैं P1 P2 P3 जो भी हैं आपके पास। ठीक है, आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब एक वायर से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वायर बिकम हॉट, तो वायर क्या होगी? गर्म होगी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इसका यूज है। इन हीटिंग इफेक्ट द करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी ये अभी हम देखेंगे। ओके, ये अभी हम देखेंगे। पहले आप ये देखो कॉज ऑफ हीटिंग। ठीक है, कॉज ऑफ हीटिंग, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये जो कॉज है हीटिंग का क्यों है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन रखी हुई है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ के देखो। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, जब हम इसमें किसी वायर में या आप बोलो सर्किट में, उस वायर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज पैदा करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। ये आपको पता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। और वो मूव करते हैं किस वक्त? किसमें? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आपने कोई बैटरी लगा रखी है, सेल लगा रखा है, कुछ भी। ड्यूरिंग दिस मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स। इसमें क्या होगा? जब ये मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? टकराएंगे एटम्स के साथ। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। देखो जब मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। ठीक है, दो तरीके की काइनेटिक पोटेंशियल। तो जब ये पैदा होगी, जब इनके मूवमेंट से ये पैदा होगी,
तो टेम्परेचर, ये जो एनर्जी होगी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट एनर्जी अगर बन गई तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कंडक्टर का इंक्रीज होगा। इसके यूजेज होते हैं, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, अब आप ये चीज़ ध्यान से देखें, अगर इसका मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इधर से आपको एक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इधर से आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो कि आपके बहुत काम की है, ठीक है। तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ रखा है? आपने ये पढ़ रखा है कि हमको ये पता है कि जो पार होती है, ठीक है, पार होती है, नहीं आप इसको ऐसे देखो, एक मिनट, जो हमारे पास वर्क होता है वो क्या होता है? वर्क इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था पोटेंशियल डिफरेंस में, आपने पढ़ा है V इक्वल टू वर्क अपॉन कोलम, यानी कि चार्ज। तो अगर मैं इधर से वर्क आपसे पूछूं तो क्या होगा? आप बोलोगे वर्क इक्वल टू, ये Q यहाँ चला जाएगा, Q यहाँ चला जाएगा, यानी कि V इंटू Q, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ? V मल्टीप्लाई Q, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, यही वर्क, आप ध्यान से सुनना, यही वर्क आपका चेंज हो जाएगा एनर्जी में, यही वर्क आपका चेंज हो जाएगा एनर्जी में, मूवमेंट हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और यही एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, यही एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में, यही एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में। बस मुझे यहाँ से जूल्स लॉ की जो इफेक्ट है, जूल्स लॉ की जो एक्सप्रेशन है वो निकालनी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इधर H इक्वल टू वी क्यू, H इधर हीट है, ठीक है, एनर्जी की बस फॉर्म चेंज हो रही है, आप ये देखना। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, इधर से आप मुझे एक बात बताओ, इधर से आप क्या Q क्या होता है? तो Q आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा था, ये होता है चार्ज। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आप I को निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक करंट को, तो चार्ज अपॉन T कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा अगर इधर से आप Q निकालो तो आप बोलोगे Q इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा, ओके। तो मैं H की जगह लिख रहा हूँ, H की जगह ध्यान से देखना, मैं Q की जगह लिख रहा हूँ, Q की जगह लिख रहा हूँ V इंटू आई टी, ठीक है, V इंटू आई टी, ओके, ये रहा H। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है? आप बोलोगे रेजिस्टेंस हमने पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, ये मैंने पढ़ रखा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन आई। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इधर से V निकालना, तो आप बोलोगे V इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस इंटू आई, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 था, 1 इसके पास हो गया, आई इसके पास हो गया, तो मैं V की जगह पे पुट कर रहा हूँ R इंटू आई, ये आई पहले से ही है और ये मल्टीप्लाई T है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई इंटू आई इंटू R इंटू T, ठीक है। तो अब ये होती है आपके पास जूल्स लॉ की एक्सप्रेशन, जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इधर मैं फिर से लिख रहा हूँ, H इक्वल टू होगा आई स्क्वायर R इंटू T, वेयर I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड T इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, इधर से 3 चीज़ें आपको और पता करनी है, जो आपका हीटिंग इफेक्ट है मेन, जिसके लिए हमने इसे पढ़ा। इधर से हमें ये पता होना चाहिए, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसके सामने लिखा है हीट इज, एक मिनट मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, वरना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ, हाँ आप यहाँ देखना, आपने क्या निकाला, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, जहाँ पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T टाइम है। तो मैं लिखूंगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I स्क्वायर, यानी कि करंट्स स्क्वायर। एक तो आपको ये समझना है, दूसरे पॉइंट एक ये हो गया। सेकंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये तो हमें पहले भी पता था कि हीट और रेजिस्टेंस का एक्चुअली में रिलेशन क्या है। थर्ड, यानी कि इधर आपके पास क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने इधर से पता कर ली।
यानी कि अगर आपके पास करंट बढ़ गया, करंट का स्क्वायर बढ़ गया तो हीट बढ़ेगी, या करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। ठीक है, जितनी देर आप चलाओगे उतनी हीट बढ़ेगी। ये तीन चीज़ें आपको इधर से पता करनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के आनी पड़ेंगी, है ना। और हमारे पास आगे क्या है, अब इसका एडवांटेज कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज क्या है। इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हीटर, गीज़र और इलेक्ट्रिक आयरन, और भी हो सकता है टोस्टर, ओवन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि गर्म करने के मेन पर्पज से होती हैं। हीटिंग एलिमेंट ऑफ दीज अप्लाइंसेस शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक इन्हें चलाओगे, ठीक है, जैसे ज़्यादा देर तक हम प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका ज़्यादा देर यानी कि टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर मतलब हीट बढ़ेगी। तो हीट बढ़ने का मतलब ये है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका लो नहीं हो तो वो गल जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा। तो हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना है ताकि हम इसका हीटिंग इफेक्ट का फ़ायदा उठा सकें, चीज़ों को गर्म करके यूज़ कर सकें। ठीक है, और इनकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी भी हमें क्या लेनी है, हाई लेनी है, रेजिस्टिविटी भी हमें क्या लेनी है, हाई लेनी है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, वाई डज, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी, वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो बट द हीटिंग एलिमेंट ग्लोज। ठीक है, आपके पास एक हीटर है, आपने देखा होगा आपके घर में हीटर होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, ये एक हीटर है, आपको पता है यहाँ पे एक दो रॉड लगी हैं, आप ये समझ लो, ये दो रॉड लगी हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इसकी कॉर्ड है, ये इसकी कॉर्ड है, ये प्लग है, आप लगाओगे उधर। ठीक है, अब अगर इस हीटर को आप प्लग करते हो तो इसमें क्या होगा, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो रेड हो जाता है, ठीक है, ग्लो करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर लिखा ये, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ अलॉय। तो हम इन्हें अलॉय का बनाते हैं जिनकी रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सो व्हेन करंट फ्लो थ्रू हीटिंग एलिमेंट इट बिकम्स टू हॉट, इसलिए वो बहुत गर्म हो जाते हैं और ग्लो करने लग जाते हैं। बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड इज यूजुअली कॉपर एनुअल इज वेरी लो सो इट डज नॉट ग्लो। आप सीधा सा ये समझ लो कि ये जो एलिमेंट है, ये जो इसकी तार है, ये कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और हमने ये जो एलिमेंट बना रखे हैं, इसके जो हीटिंग एलिमेंट है जिसका वाकई में इसमें हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से इसमें हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, हीट पैदा होती है तो ये ग्लो करते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसलिए क्या होता है कि ये जलती नहीं है और इसमें हमें कुछ भी रेडनेस नहीं दिखती, ठीक है, गर्म होने के कारण। अब दो पॉइंट आपके पास और बचे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे पास क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस एंड इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एन अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक डिवाइस है, इसको करंट की कितनी रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही सेट है, गैजेट है, कोई अप्लायंस है। अब होगा क्या, अगर इसमें मान लो बहुत ज़्यादा करंट आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, मान लो इसे 50 एम्पेयर का करंट चाहिए बस, ठीक है, और इसमें 100 एम्पेयर का आ गया, तो अब ये फ्यूज़ का काम है, ये फ्यूज़ का काम है, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, इसीलिए इसमें आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी कि सर्किट को ओपन कर देगा, ये यहाँ से तोड़ देगा, तो इस अप्लायंस में नहीं पहुँच पाएगा, तो अप्लायंस मेरी ख़राब नहीं होगी, वरना ये फूक जाएगी। अब है क्या, ये जो आप देख रहे हो ये ओल्ड टाइप फ्यूज़ है, ठीक है, इसको कट आउट फ्यूज़ बोलते हैं एक्चुअली में, आपने घर में देखा होगा, इसको कट आउट फ्यूज़ बोलते हैं, कट आउट फ्यूज़, ठीक है, कट आउट फ्यूज़। और इसका अदर नेम किटकैट फ्यूज़ भी होता है, किटकैट फ्यूज़, ठीक है। जो अंदर ये एलिमेंट बने हुए हैं, अंदर ये एलिमेंट जो बने हुए हैं, ये हम टिन और लेड वगैरह से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूज़ का पता है, इसको हमें किस काम में लेना है। और ये जो बाहर का मटेरियल है, ठीक है, पोर्सलिन वगैरह काटेज जो होती है जिसमें ये है, और यहाँ से एक वायर होती है, तब जाके एक फ्यूज़ बनता है, ठीक है, तब जाके ये फ्यूज़ बनता है और उसमें ये फिक्स हो जाता है, आपने देखा होगा। अच्छा, आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि MCB यानी कि
मिनिएचर सर्किट ब्रेक और इसमें कटआउट वाले फ्यूज़ में क्या अंतर है? दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, पर ये जो है ये डिवाइस का जो हम ओवर करंट आ रहा है, जो ओवर करंट आ रहा है कटआउट फ्यूज से, वो हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। यानी कि मैंने बताया 50 का 100 एम्पेयर आ गया। और एमसीबी ये काम के साथ एक और काम कर सकती है, जब आपके घर में आपने ओवर डिवाइसेस चला रखी हैं, जैसे पूरे घर की आपने लाइट चला दी, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा लोड पड़ गया, तब ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो इनमें फ़र्क है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़, तो हमें प्रॉपर्टी और पता होना चाहिए फ्यूज़ की। मेटल यूज फॉर मेकिंग फ्यूज इज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, ताकि अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करे, तो आपको पता है अगर करंट ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गई तो हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा करंट की वजह से हीट ज़्यादा होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से पिघल जाएगा और सर्किट हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, इट इज़ प्लेस इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लाइंसेस। इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के और अप्लाइंस के सीरीज में लगाते हैं, ना कि पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, साथ में ही लगा होता है ये। जनरली टिन, लेड एंड कॉपर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूल। तो ये 3 पॉइंट हो गए बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसके लिए टिन, लेड और कॉपर का यूज़ करते हैं इसके फ्यूज़ को बनाने बीच में जो वायर होती है एक्चुअली में वो है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको और पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? ये एक हीटिंग, आप ये कह सकते हो हीट के जरिए जो हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिनोमेना है। ये पीछे बना हुआ है, आप देख लो। ठीक है, यानी कि इसके फिलामेंट को हम क्या करते हैं? इसके फिलामेंट को, जो मैंने आपको जूल्स लॉ बताया, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट बताया, वो इसका प्रॉपर यूज़ है। ठीक है, हम इसको एक कैद कर देते हैं फिलामेंट को, यहाँ पे हम गैसेस भर देते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, लाइक आप आर्गन वगैरह भर सकते हो। और ये जो फिलामेंट है इसको हम टंगस्टन का बनाते हैं। ठीक है, टंगस्टन का बनाते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या करता है? बिजली मतलब जो करंट है उसको लेता चला जाता है और गर्म होता चला जाता है, और उस गर्म के चक्कर में, उस गर्म की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस गर्म की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। तभी कभी आप बल्ब को हाथ लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और CFL और LED को हाथ लगाओगे तो वो कम गर्म होती है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट के चक्कर में हमने प्रोड्यूस कर दी लाइट। ठीक है, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें जो टॉपिक में भी छूट गए हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।